हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज उसको हम यहाँ पर देखेंगे। एक एक क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट्स हैं। हर एग्जाम्स में जो है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या रहती है जो क्वेश्चंस जो गलत हो जाते हैं बच्चों के, वो इसलिए क्योंकि जो है इससे रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं, सारे चीज़ों को जो है वो पढ़ते नहीं हैं। इसलिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जो है आपका ये टॉपिक तैयार नहीं है, इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखिए ज़रूर। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको नए क्वेश्चंस होंगे, आपने जो है किसी बुक्स में नहीं पढ़े होंगे। ये सारा जो है पेपर, इसमें करीब 100 से भी अधिक क्वेश्चंस होंगे फैक्ट्स के साथ, और ये सारे क्वेश्चंस जो है कम से कम 3 बुक्स से जो है तैयार किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको जो है कहीं भी एक भी बुक मतलब एक कोई अन्य बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ केवल इसी वीडियो से जो है ये टॉपिक्स जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि इस टॉपिक से जो है रिलेटेड एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं बचेगा। ठीक है, और कोई भी आप बुक उठा लीजिए, चाहे जो भी आपको उठानी हो, इससे रिलेटेड जो भी बुक्स आती हैं उन सभी बुक्स को जो है कंपेयर कर लीजिएगा। वो सारे क्वेश्चन जो है उन बुकों में जो है, देखिए गुलाम वंश जो है सब में पढ़े होंगे, लेकिन उससे जो है 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन बार बार उसी तरीके से जो है रिपीट करने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन हैं, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, पढ़ाई की चीज़ है। चलिए, तो देखिए दिल्ली सल्तनत की जो है शुरुआत होती है, जो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1206 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। 1526 का जो टाइम पीरियड है वो पानीपत की पहली लड़ाई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1206 से 1526 तक जो है ये दिल्ली सल्तनत रहा है। ठीक है, तो जो पहला दिल्ली सल्तनत का जो है पहला जो है वंश शुरू होता है वो है गुलाम वंश। ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश की जो है नींव रखी गई थी 1206 से 1290 तक का जो है इसकी नींव की जो है डेट है। ठीक है, तो देखिए गुलाम वंश के से रिलेटेड जो है पहले क्वेश्चंस देखते हैं। तो गुलाम वंश का जो है प्रथम जो है शासक कौन था? देखिए गुलाम वंश का प्रथम शासक, या कह लीजिए गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, नींव किसने रखी थी? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। जिन लोगों ने जो है बी लॉक किया वो सभी सही हैं। इससे रिलेटेड जो है फैक्ट्स देख लेते हैं। तो गुलाम वंश को जो है, ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं या फिर जो है दास वंश भी कहते हैं। ठीक है, चूंकि ये दासों का वंश था, इसमें जितने भी लोग थे वो दास थे, गुलाम थे, इसीलिए जो है एक किसी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इसी के आधार पे जो है उसने गुलाम वंश की जो है स्थापना नींव रखी थी। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम के रूप में जो है खरीदा गया था। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है। तो ऐबक जो है किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, भारत में जो है तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, और इसने जो है दिल्ली में जो है पहला जो है तुर्क शासक जो है मतलब स्थापना की थी। ठीक है, सिंहासन पर बैठने पर इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि किसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, या कई बार क्वेश्चन होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर सुल्तान की उपाधि इसने नहीं धारण की थी। ये मलिक और सिपह सलाखार की जो है पदवियों से ही संतुष्ट रहा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो देखिए इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी बनाई थी उसने बनाई थी लाहौर। जिन लोगों ने लाहौर लॉक किया है वो सभी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के जो है किस शासक को लाख बख्श और पील बख्श कहा जाता था? तो देखिए इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और पील बख्श कहा जाता था। लाख बख्श का मतलब होता है, फैक्ट्स देख लेते हैं चलिए। तो लाख बख्श का मतलब होता है ये व्यक्ति जो है लाखों का दान देने वाला होता था, तो उसे लाख बख्श कहते थे। और पील बख्श होता था जिसमें हाथियों का दान होता था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को इतिहास में जो है हातिम द्वितीय की भी संज्ञा दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, USSC के जो है एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था और अधिकतम लोगों ने जो है ये क्वेश्चंस को गलत कर दिया था। तो ये है हातिम द्वितीय की संज्ञा किसे दी जाती थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, इसके दान देने के कारण जो है इसको हातिम द्वितीय कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली में जो है कुतुब मीनार
की नींव जो है किस शासक ने रखी थी? ध्यान रखिएगा, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसकी नींव जो है किसने रखी थी? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसकी नींव रखी थी, मतलब बनवाने का काम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो देखिए ये प्रसिद्ध जो है सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, इनके नाम पर जो है दिल्ली में कुतुब मीनार रखी थी, ठीक है। और इसके बाद जो है कुतुब मीनार की नींव रखने के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मृत्यु के बाद जो है इसका पूरा जो है निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। ध्यान रखिएगा, इसको पूर्ण निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने किसे तराइन का युद्ध जीतने के बाद अपना मुख्य भारतीय प्रदेशों का जो है सूबेदार नियुक्त किया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए मोहम्मद गौरी का जो है गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था और तराइन का जो है युद्ध जो है जीतने के बाद जो है 1192 में जो हुआ था तराइन का युद्ध, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में पहला युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो ध्यान रखिएगा, इसी के बाद जो है मोहम्मद गौरी तराइन का युद्ध जीतने के बाद जो है मुख्य भारतीय प्रदेशों का जो है सूबेदार नियुक्त किया था ऐबक को, ठीक है। इसके बाद जो है सूबेदार नियुक्त करके गौरी फिर पुनः अपने जो है देश लौट गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान की मृत्यु जो है चौगान, ध्यान रखिएगा ये नाम याद रखिएगा, चौगान जिसे कहते हैं पोलो गेम होता है, ये घोड़े पे सवार होकर के जो है एक तरीके से पोलो खेला जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से घोड़े पे सवार होकर एक हॉकी खेलने वाला जो है गेम होता है। इसमें जो है मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, इससे गिर करके मौत हो गई थी उसकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने ना अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के जो है किसी प्रकार के सिक्के चलवाए? ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है ये, एसएससी और बहुत सारे एग्जाम्स में जो है पूछा गया है। मैं किसी एक एग्जाम्स का नाम ले लेता हूं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि एसएससी के अलावा और किसी एग्जाम्स में नहीं पूछा गया है। यूपी SSC में एग्जाम्स में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये देखिए इन्होंने जो है इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के किसी प्रकार के सिक्के चलवाए, ठीक है। चलिए, दिल्ली का कौन सा जो है सुल्तान था जिसे कुरान ख्वां के नाम से प्रसिद्ध था? ध्यान रखिएगा, कुरान ख्वां के नाम से प्रसिद्ध था, तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक को कुरान ख्वां बोलते थे। ये जो है बहुत अति सुरीले शब्दों में जो है, सुरीले सुरों में जो है कुरान पढ़ता था, इसी की वजह से ये कुरान ख्वां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो है इसका उत्तराधिकारी बना था आराम शाह, ठीक है। ये आराम शाह, याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है उत्तराधिकारी बना था आराम शाह। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो देखिए आराम शाह जो था ये एक अयोग्य शासक था, इसको शासन करना नहीं आता था। इसने जो है लाहौर में करीब लगभग जो है 8 महीने जो है शासन किया था। इसके बाद जो है इसको शासन से हटवा दिया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जो है जूद के मैदान में इसे पराजित कर दिया था और मौत के घाट उतार दिया था। तो ध्यान रखिएगा, जो है आराम शाह जो है इल्तुतमिश ने जो है सत्ता कहाँ से हासिल करी थी? जूद के मैदान से। ध्यान रखिएगा, आराम शाह आखिरी शासक था, आराम शाह को मारकर जूद के मैदान में जो है इसने जो है इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता हासिल कर ली थी। तो ध्यान रखिएगा ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है शासक बनता है आराम शाह के बाद जो है वो है इल्तुतमिश, जिसका टाइम पीरियड होता है 1211 से 1236 के बीच में। ये इतने के बीच में जो है इसका शासन होता है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में जो है गुलाम वंश की किसने स्थापना की? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक जो है किसे माना जाता है? तो देखिए वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश। सही आंसर है इसका सी। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से कम है। ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासन ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया था? ध्यान रखिएगा, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया था। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है सुल्तान के पद को जो है वंशानुगत बनाया था। इसका कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने जो है सुल्तान का पद भी धारण किया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी ने खोखरों के विद्रोह के समय किस दास को उसकी योग्यता के कारण उसे दासता से मुक्त कर दिया था? तो देखिए इल्तुतमिश को जो है उसकी दासता, मोहम्मद गौरी का जो है गुलाम था ऐबक, ठीक है। याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी का गुलाम था ऐबक और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश।
और मोहम्मद गौरी के कहने पर ऐबक ने जो है इसे जो है उसकी दासता से मुक्त कर दिया था। ठीक है, तो ये फैक्ट्स याद रखिएगा, ये चीज़ें बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, ताकि चीज़ों को याद रहे। और इन चीज़ों को याद रखने का तरीका यही है कि ध्यान लगाए रखिए, अपनी जो है जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको एक एक चीज़ों को समझिए, रटने की कोशिश की जगह थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, और रटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हिस्ट्री जो है रटनी भी पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के जो है किस सुल्तान को जो है गुलाम का गुलाम कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो जिन बच्चों को फैक्ट्स नहीं तैयार होते, जो रट लेते हैं, या जो है कई जो है सामान्य बुकें आती हैं जो है चक्र के नाम से आती हैं या अन्य बुक्स आती हैं, उनको पढ़ करके जो है उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस जो है पहले 2-4 साल पहले नहीं दिए गए थे, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है गलत कर गए थे बच्चे। ठीक है, तो देखिए गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं, मैंने अभी बताया था। तो देखिए ऐबक गौरी का गुलाम था ऐबक, गौरी का गुलाम था ऐबक, और ऐबक का गुलाम था कौन था? तो इल्तुतमिश था। तो इसलिए इसे जो है गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, गुलाम का गुलाम। गौरी का एक गुलाम था ऐबक, और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐबक ने इल्तुतमिश को, ध्यान रखिएगा, दिल्ली से खरीदा था। तो कई बार क्वेश्चंस हो सकता है पूछ ले कि ऐबक ने इल्तुतमिश को कहाँ से खरीदा था? तो दिल्ली से खरीदा था, 1 लाख जीतल में खरीदा था। ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है अक्सर एसएससी में पूछे जाते हैं। अक्सर जो है बच्चे एसएससी के जो बच्चे होते हैं उनकी जीएस बहुत कम वीक होती है, तैयार नहीं होती। वो इसीलिए होती है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं वो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, वो किताबों के भरोसे रहते हैं और उन्हें कोई पढ़ाता भी नहीं है, ना कोई बताता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस जो है अक्सर पूछे जाते हैं। ऐबक ने इल्तुतमिश को जो है दिल्ली में 1 लाख जीतल में खरीदा था, इसी कारण इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने सुल्तान पद जो है खलीफा से धारण किया था, ध्यान रखिएगा, सुल्तान का पद जो है मतलब स्वयं से धारण नहीं किया ना किसी और से, ये इसने जो है खलीफा से जो है धारण करके आया था, तो ये था इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, इसने जो है सुल्तान का जो है पद बगदाद के खलीफा थे अब्बासी, ध्यान रखिएगा, बगदाद के खलीफा अब्बासी से जो है मान्यता प्राप्त किया था, एक अधिकार पत्र लेके आया था, एक तरीके से जो है अपॉइंटमेंट लेटर लेके आया था। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम इसके अपॉइंटमेंट लेटर से कह सकते हैं कि ये एक वैधानिक सुल्तान था। ठीक है, किसी जॉब में नौकरी पाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट ज़रूरत पड़ती है। आप कहते हैं नहीं है कि मैं तो बिल्कुल परमानेंट मेंबर हूँ, तो ये जो है एक तरीके से जो है चूंकि सुल्तान का पद मिला था उसको बगदाद के खलीफा से अब्बासी से मिला था, वो भी एक अधिकार पत्र के नाम अधिकार पत्र प्राप्त किया था उसने, इसलिए हम कह सकते हैं ये प्रथम वैधानिक सुल्तान था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के जो है किस शासक के समय मंगोल आक्रमणकारी जो है चंगेज खां जो है भारत आया था? ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया है। तो मंगोल आक्रमणकारी पहली बार जो है भारत में देखे गए थे, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मंगोल आक्रमणकारी आए थे वो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में आए थे, पहली बार जो है देखे गए थे सिंधु जो है तट पर देखे गए थे, सिंधु नदी के तट पर देखे गए थे। मंगोल आक्रमणकारी एक्चुअली आया था किसी का पीछा करते हुए, ध्यान रखिएगा, मंगोल आक्रमणकारी आया था किसी का पीछा करते हुए, और उसका जो व्यक्ति था, यहाँ जो थर्ड पर्सन जो यहाँ पे व्यक्ति दिख रहा है आपको, इसने शरण मांगी थी इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश जो है तैयार भी हो गया था उसको शरण देने के लिए, लेकिन जब मंगोल आक्रमणकारी ने अपने दूत जो है इल्तुतमिश के यहाँ भेजे, है ना, और जब भेजा तो पता चला कि ये तो मंगोल का है, ये मंगोल आक्रमणकारी इसके पीछे पड़े हैं, तो इल्तुतमिश ने जो है उसको जो है अपने राज्य में जगह ही नहीं दी, शरण ही नहीं दी, उसको भगा दिया। ठीक है, इस तरीके से जो है मंगोल आक्रमणकारी से अपने राज्य को उसने बचाया था, इल्तुतमिश ने अपने राज्य को बचाया था। मंगोल आक्रमणकारी से किसी प्रकार का उसका युद्ध नहीं हुआ था चंगेज खां का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा, कौन आया था मंगोल आक्रमणकारी का नाम? तो मंगोल आक्रमणकारी का नाम था चंगेज खां आया था। किसके कारण में आया था? इल्तुतमिश के कारण में आया था। ठीक है, चलिए, किसके शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी पहली बार जो है सिंधु नदी के तट पर देखे गए? तो देखिए इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में देखे गए थे। ठीक है, चलिए, मंगल लिखा है मंगोल है, ठीक है, गलती से हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने जो है सिक्कों पर टकसाल का नाम जो है लिखवाने की परंपरा जो है शुरू की थी? तो ध्यान रखिएगा, इसने जो है सिक्कों पर जो है टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की थी, तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने जो है टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की थी। तो इल्तुतमिश जो है ग्वालियर पे जो है विजय प्राप्त करने के बाद उसकी जो पुत्री थी रजिया, सुल्तान जिसे कहते थे, रजिया नाम था उसकी, इसके जो है नाम का सिक्का चलवाया था, इसी के नाम का जो है सिक्का
जो है मतलब चांदी का जो सिक्का था उसी को जो है अंकित करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने जो है लाहौर को राजधानी बनाई थी? ऐबक ने। और लाहौर के बाद जो है लाहौर को हटा करके दिल्ली कर दिया था, तो ये था इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश। लाहौर को किसने? ऐबक। ठीक है, तो ऐसे छोटे चीज़ें को ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में इक्ता प्रणाली की जो है शुरुआत किसने शुरू की थी? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने जो है इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तुर्क शासक ने सबसे पहले जो है शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे? ध्यान रखिएगा, शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं बता नहीं सकता कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि ये एग्जाम्स में, ये हो सकता है एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जाए, और ये हो सकता है एसएससी के एग्जाम्स में ना पूछे तो हो सकता है यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम में पूछ ले, और हो सकता है यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में ना पूछे तो हो सकता है पेट के एग्जाम में पूछ ले, और पेट में ना पूछे तो आरओ के एग्जाम में पूछ ले। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए तो ये देखिए, शुद्ध जो है अरबी के सिक्के थे, तो वो कौन से थे? तो उसको कहते थे टंका और जीतल। ये अरबी के सिक्के थे, याद रखिएगा। टंका और जीतल जो है शुद्ध अरबी के सिक्के थे, जिसमें टंका जो है वो चांदी का बना होता था और जीतल जो है वो तांबे के बने हुए सिक्के थे। इन जो है तो याद रखिएगा, इसमें ध्यान देने बात यह है कि इल्तुतमिश ने जो है चांदी के सिक्के चलवाए और जो है तांबे के सिक्के चलवाए। तांबे के सिक्के चलवाए, ये दोनों। चांदी के सिक्के को जो है टंका कहते थे, टांका कहते हैं, यहाँ टांका लिखा है, टंका कहते थे, ध्यान रखिएगा। और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। ये याद रखिएगा, इन सिक्कों को जो है पहली बार किसी ने चलाया था। ठीक है, इसने जो है सिक्कों पर अपना नाम उल्लेख जो है खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में करवाया। ध्यान रखिएगा, खलीफा का प्रतिनिधि कौन था? जिसको मतलब खलीफा ने भेजा था, तो खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में जो है इल्तुतमिश का नाम अंकित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद जो है मतलब इल्तुतमिश ने जो है अपने शासक जो है रजिया को दिया था, अपना शासन जो है रजिया को दिया था। ठीक है, इसका एक पुत्र भी था, लेकिन उसको शासन न देकर के रजिया को दिया था इसने। तो रजिया का जो शासन टाइम पीरियड था बड़ा कम था, क्योंकि वो 1236 से 1240 का था। ये एक महिला थी, इसकी वजह ही सबसे बड़ी कारण थी कि महिला होने के कारण जो है ये एक महान शासिका होती। कहा जाता है कि मतलब कुछ इतिहासकारों ने इस बारे में, पुराने जो इतिहासकार थे, बरनी हो सकते हैं या बदायूनी जो है, इन लोगों ने कहा था कि अगर रजिया के अंदर सिर्फ केवल एक ही दोष था, वो था उसका महिला होना। अगर वो महिला ना होती, वो पुरुष होती, तो वो एक महान शासिकाओं में से मतलब शासक के तौर पे जानी जाती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के रूप में देखते हैं क्या चीज़ है। तो दिल्ली सल्तनत की जो है पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो देखिए, पहली और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ठीक है, चलिए। इल्तुतमिश ने जो है रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ध्यान रखिएगा, इसको अपना उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने घोषित किया था। रजिया सुल्तान का विरोध जो है तुर्क अमीर, चूंकि ये सभी तुर्की थे और तुर्क अमीर परिवार थे, अमीर जो है ज़्यादा थे, अमीर सरदारों का जो है गठन होता था, अमीर सरदारों का गुट होता था। इन लोगों ने जो है रजिया सुल्तान का जो है विरोध किया था। मतलब वो नहीं चाहते थे कि किसी को मतलब महिला के अंडर जो है वो काम करें। रजिया सुल्तान ने जो है, ध्यान रखिएगा, महिलाओं के जो है वस्त्र त्याग दिए थे, पर्दा प्रथा को त्याग दिया था, मतलब बुर्का उर्का जैसी चीज़ों को त्याग दिया था, और उसकी जगह पुरुषों की तरह कपड़े जो है काबा जिसे कहते थे, कुर्ता, काबा और कुल्हा जिसे कहते हैं, सर में पगड़ी पहनी जाती थी, उसको धारण किया था, वो पहनती थी। ठीक है, जब वो मतलब दरबार में जाती थी। रजिया के राज्यारोहण, मतलब जब रजिया ने जो है राज्याभिषेक करवाया था अपना, तो दिल्ली की सेना, जनता और अधिकारी उससे पूर्ण सहयोगी थे। ध्यान रखिएगा, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो है रजिया से सभी लोग खुश थे, लेकिन तुर्क जो अमीर जो है ज़्यादा थे वो खुश नहीं थे। अमीर सरदार जो है, तुर्क सरदार थे, वो सब खुश नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसकी कोई खास इतनी उपलब्धियां थी नहीं, क्योंकि जो है शासन टाइम पीरियड सिर्फ केवल 4 साल का था महज, है ना। उसके बाद उसे अपदस्थ कर दिया गया था, ये इसे मार भी दिया गया था जहाँ तक। ठीक है, उसके बाद जो है सत्ता हाथ में आती है बलबन के। तो बलबन जो है टाइम पीरियड, उसके बीच में इक्का दुक्का आते रहे थे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट नहीं थे। देखिए, दिल्ली सल्तनत में जो है गुलाम वंश में कम से कम 11 शासक आए थे। ध्यान रखिए, गुलाम वंश जो है 11 शासकों के अंदर जो है चला था। ठीक है, जिसमें से बहुत सारे तो बेफजूल थे, किसी काम के नहीं थे, जो कुछ इंपॉर्टेंट थे वही उन्हीं के नाम बताए हैं। तो देखिए, बलबन का जो टाइम पीरियड था वो 1265 से 1287 के ईस्वी का टाइम पीरियड था, इसके बीच में इसने शासन किया था। तो
और क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो देखिए बलबन का पूरा नाम कहा जाता है गयासुद्दीन बलबन। ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, बलबन ही सब जगह लिखा होता है, लेकिन कई जो है गयासुद्दीन नाम नहीं लिखा हो जाता है, बलबन 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 इसी तरीके से यूज होता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, बलबन जो था एक इलबारी तुर्क था। याद रखिएगा, बलबन जो था एक इलबारी तुर्क था, इसलिए कह सकते हैं कि बलबनी वंश की स्थापना कर दी इसने, या फिर द्वितीय जो है इलबारी वंश की नींव रखी थी। ठीक है, इसने जो है बलबनी वंश या द्वितीय इलबारी वंश की नींव रखी। तो ये जब द्वितीय हम कह रहे हैं तो पहला कौन था? तो इल्तुतमिश जो था वो भी एक इलबारी तुर्क था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने जो है इलबारी वंश की जो है नींव, पहली जो है प्रथम इलबारी वंश की नींव रखी थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये दोनों जो है इलबारी तुर्की थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके अनुसार जो है सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है? मतलब ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है, या ईश्वर के बाद जो है सुल्तान ही सबसे बड़ा पद होता है? तो ध्यान रखिएगा, ईश्वर के बाद जो है सुल्तान सबसे बड़ा पद है। तो ये किसने कहा था? बलबन ने कहा था। ध्यान रखिएगा, बलबन ने कहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैंने जब याद किया था कि ईश्वर के बाद सुल्तान का पद जो है सबसे बड़ा, क्वेश्चन आया कि ईश्वर के बाद जो है सुल्तान का पद जो है सबसे बड़ा किसने कहा? तो जिसके पास बल है उसी ने कहा होगा, ऐसा है ना। तो मैंने इस तरीके से याद किया, आप भी ऐसे कुछ लिंक लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मंदिर, ध्यान रखिएगा, गढ़मुक्तेश्वर की मंदिर की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था? ध्यान रखिएगा, खलीफा का सहायक बताया था। तो देखिए इसने, बलबन ने जो है खलीफा का सहायक बताया था, ये याद रखिएगा, गढ़मुक्तेश्वर की मंदिर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने जो है 40 जो है दलों का गठन किया था? तो देखिए 40 दलों का जो है, ये जो है एक तरीके से जो है मतलब तुर्क सरदारों का जो है मतलब वो था, तुर्क सरदारों का जो है एक तरीके से जो है संगठन था। ठीक है, तो इसको जो है खत्म कर दिया था। 40 दलों का जो है 40 इसमें तुर्क सरदार थे। ध्यान रखिएगा, इसमें 40 तुर्क सरदार थे। तो देखिए सरदार थे जिनका जो है दमन किया वो बलबन ने, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश की जो है रजिया मतलब बेटी थी रजिया सुल्तान, जिसको सत्ता मिली थी। इन्हीं तुर्क सरदारों ने जो है रजिया का विरोध किया था उसके जो है सत्ता के बैठने पर। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से चीज़ों को देखिए कितना लिंक्ड है। ठीक है, इन 40 जो है तुर्क सरदारों को कहते थे तुर्कान चिहलगानी। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने मंगोलों का आक्रमण करने के लिए एक जो है सैन्य जो है विभाग बनाया था, जिसे कहते हैं दीवाने अर्ज? ध्यान रखिएगा, दीवाने अर्ज जो है एक तरीके का जो है सैन्य विभाग बनवाया था मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए। ठीक है, तो देखिए मंगोल आक्रमणकारी आए थे इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में। ठीक है, लेकिन उसका खास टाइम था कि उससे युद्ध नहीं करना था। ठीक है, अब जो है चूंकि मंगोल आक्रमणकारी आते रह रहे थे, छोटे मोटे जो है मतलब अभियान चलाते रह रहे थे, तो इससे बचने के लिए जो है इसने दीवाने अर्ज जो है नाम का जो है एक विभाग बनाया था। तो यह बलबन ने बनाया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने जो है भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज प्रथा, ध्यान रखिएगा, नवरोज प्रथा को प्रारंभ किया था? ये एक फारसी त्यौहार है, ये भी याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है किस जो है बलबन ने जो है नवरोज प्रथा को जो है प्रारंभ किया था, ये कौन सा त्यौहार था? तो फारसी था, अरबी था, ईरानी था, है ना, भारतीय था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फारसी त्यौहार था, ये बलबन ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए। किस सुल्तान ने जो है सिजदा और पाबोस नामक जो है प्रथा को अपने दरबार में शुरू किया था? तो देखिए इससे पहले जो है ये प्रथा बंद हो चुकी थी, तो अब जो है इसने पुनः शुरू कर दिया था। ये सिजदा और पाबोस, मैंने कोशिश किया था ढूंढने का कि ये सिजदा और पाबोस नामक जो है प्रथा किसने शुरू की थी, लेकिन मुझे जो है ना किसी बुक्स में इसकी जानकारी मिली और ना ही मुझे इंटरनेट पे भरोसा तो होता नहीं इतना, तो मैंने बुक्स पे जब जानकारी नहीं मिली तो मैंने इसको पॉइंट को जहाँ, तो इसने जो है शुरू करी थी अपने दरबार में। हो सकता है कि यहीं से शुरू हुई हो। ठीक है, तो कह सकते हैं कि क्योंकि पूरे क्वेश्चंस में इसी तरीके से आता है। चाहे आप यूपीएससी की बुक पढ़ लीजिए, मैंने यूपीएससी की बुक्स पढ़ी हैं इसलिए मैं वहाँ तक जो है खोज करके लाया हूँ क्वेश्चंस। तो सिजदा और पाबोस नामक जो है प्रथा जो शुरू की थी वो बलबन ने शुरू की थी। ठीक है, इससे पहले जो है इसका जिक्र नहीं मिलता है। तो सिजदा क्या होता है? वो भूमि पर जो है भूमि जमीन पर लेटकर जो है अभिवादन करते हैं ना, कई बार जो है जमीन में लेट जाते हैं, तो इस तरीके से उसे कहते हैं सिजदा या सजदा करूं। ठीक है, पाबोस जो होता है वो सुल्तान के जो है चरणों को चूमना होता है। पाबोस में जो है, ठीक है,
उस तरीके से जो है सुल्तान के चरणों को चूमना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलबन ने जो है कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? ध्यान रखिएगा, इसने एक उपाधि धारण करी थी, तो इसने जो है उपाधि धारण करी थी, इसका सही आंसर है जिल्ले इलाही। इसने जिल्ले इलाही नामक जो है एक उपाधि धारण करी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दरबार में गैर इस्लामी परंपराओं को लागू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। तो देखिए, गैर इस्लामी जो है परंपराओं को लागू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, तो वो था इल्तुतमिश बलबन, सॉरी ध्यान रखिएगा, जो है ये था बलबन, जिसने गैर इस्लामिक परंपराओं को लागू किया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है सत्ता समाप्त हो जाती है। अब आता है खिलजी वंश। अगला गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। ठीक है, याद रखिएगा, जो है क्रमबद्ध जो है भूलिएगा नहीं, जीके TSL, तो जीके तो बुक आप पढ़ ही रहे हैं, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, और टी से हो गया तुगलक, TSL TCL जो है नाम की एक टीवी आती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने TSL, तो तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्रम याद रखिएगा। तो खिलजी वंश जो है इसका टाइम पीरियड है 1290 से 1320 का। ठीक है, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए जो है 30 साल की केवल शासन पीरियड रहा। तो इस तरीके से कह सकते हैं जो है सबसे कम जो है शासन इसी का रहा है। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो है इसके पहले शासक के रूप में थे। तो इसकी स्थापना जो है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, इसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसका जो है राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो देखिए, इनका जो है जलालुद्दीन जो है खिलजी का जो है राज्याभिषेक हुआ था किलो खरी कुलागढ़ी में के महल पर हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, भूलिएगा नहीं, इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था किलो खरी में कुलागढ़ी के जो है महल में हुआ था। इनकी नीतियां जो है दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी। ध्यान रखिएगा, हिंदू जनता के प्रति जो है इनका उदार दृष्टिकोण जो है इन्होंने अपनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सत्ता आ जाती है अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में। तो 1296 से 1316 के टाइम पीरियड है। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट जो सत्ता आती है वो अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में आती है। ठीक है, तो देखिए इसका जो है क्वेश्चंस देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये। 1 सेकेंड, मैंने इंटरनेट ऑन नहीं किया, ओहो। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अलाउद्दीन जो है खिलजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखिए, जो है कौन सा सुल्तान जो है नया धर्म चलाना चाहता था? ध्यान रखिएगा, कौन सा जो है नया धर्म चलाना का चाहता था, लेकिन उलेमा वर्ग के लोगों ने जो है इसका जो है विरोध किया था। उलेमा का कहने का मतलब है जो इस्लाम के जो है मतलब कुरान की जो है व्याख्या करते हैं। इस तरीके से जो कह सकते हैं कि ये जज होते हैं एक तरीके से, है ना, इस्लाम की व्याख्या करने वाले। क्या इस्लाम में जो है क्या धर्म क्या है क्या नहीं लिखा है, ये सब बात यही बताते हैं। तो इस वर्ग जो है इनकी जो है प्रभुत्ता, इनकी एक तरीके से जज हो गए, तो इन्होंने जो है विरोध किया था। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी, जो है एक नया धर्म चलाना था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है विश्व विजय की अभिलाषा रखी थी। वो पूरा विजय जो है विश्व जीतना चाहता था। वो चाहता था कि उसको बहुत मतलब पूरे विश्व में लोग जाने। ठीक है, इसलिए जो है इसे सिकंदर द्वितीय की जो है संज्ञा दी जाती थी। सिकंदर सानी की भी संज्ञा दी जाती थी। ये याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की संज्ञा दी जाती थी, कहा जाता था। और इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नाम के जो है सिक्कों पर जो है अपना नाम भी अंकित करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपना राज्याभिषेक जो है कहाँ करवाया था? तो देखिए ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन जी खिलजी का जो है राज्याभिषेक जो है 2 बार हुआ था। याद रखिएगा, 2 बार हुआ था। तो क्वेश्चन आता है कि किस व्यक्ति का जो है मतलब किस सुल्तान का जो है राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो जो है राज्याभिषेक इसका 2 बार हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। तो पहली बार जो है हुआ था मतलब राज्याभिषेक वो मानिकपुर में हुआ था। इसने मानिकपुर में ही सुल्तान अपने आप को घोषित कर दिया था और वहाँ पे अपना राज्याभिषेक कराया था। फिर उसके बाद जो है इसने जो है वहाँ से आकर के दिल्ली में बलबन के महल पर, लाल महल जो था बलबन का, वहाँ पे अपना राज्याभिषेक दोबारा करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो है पहला सैन्य अभियान जो है किसके विरुद्ध था? तो ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का जो है पहला सैन्य अभियान था, सही आंसर है इसका गुजरात। गुजरात के विरुद्ध जो है ये इसका पहला सैन्य अभियान था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के लिए जो है
चित्तौड़ पर जो है आक्रमण किया था, उसके जो है राजा, चित्तौड़ के राजा का नाम बताना है। तो ये आपने पद्मावती वाली मूवी देख रखी है, ये सभी को पता होगा, राणा रतन सिंह थे इनके राजा, है ना। और इसकी खूबसूरती के पीछे जो है ये युद्ध करने चला आया था, ऐसा जो है बुक में मिलता है। ये बुक जो है ये कहानी का आधार है पद्मावती, और मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो है ये लिखी गई पुस्तक है, काव्य पुस्तक है पद्मावत, इसमें ये लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, पद्मावत पुस्तक जो है किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन ने जो है दक्षिण में सबसे पहला जो है आक्रमण, ध्यान रखिएगा, गुजरात के लिए जो सबसे पहला आक्रमण किया था, है ना, और दक्षिण में सबसे पहला आक्रमण जो है किस शासक पर किया था? तो याद रखिएगा, ये दक्षिण के में सबसे पहला आक्रमण किया था तेलंगाना के विरुद्ध। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना के विरुद्ध इसने दक्षिण में सबसे पहला जो है आक्रमण किया था। वहाँ का जो शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था इसका शासक। ठीक है, दक्षिण पे आक्रमण करने का जो है उद्देश्य क्या था अलाउद्दीन खिलजी का? तो इसका केवल उद्देश्य था धन की लालसा और विजय की लालसा। वो केवल अपने आप को विजय घोषित करना चाहता था कि मैंने ये राज्य जीत लिया, मैंने ये राज्य जीत लिया। उसका राज्य विस्तार का कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ केवल युद्ध करके उनको हरा करके अपनी झंडा बुलंद करना चाहता था। सिकंदर सानी इसीलिए कहा जाता था, सिकंदर द्वितीय की जो है संज्ञा इसीलिए कहा जाती थी क्योंकि सिकंदर ने पूरा जो है विश्व जीत रखा था। ठीक है, इसकी विश्व जो है जीतने की लालसा भी थी। इसी के उद्देश्य से जो है इसने दक्षिण भारत के जो है राज्यों पर आक्रमण किया था, पर जो है कब्जा उनका जो है करना उसका उद्देश्य नहीं था। ध्यान रखिएगा, कब्जे में नहीं करना चाहता था उन राज्यों को। ठीक है, वो सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने विंध्याचल पर्वत को जो है पार किया था। ध्यान रखिएगा, विंध्याचल पर्वत को पार किया था और फिर जीता भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने जो है मंगोल आक्रमणकारियों से जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो है सीरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए जो है सीरी को जो है अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने जो है सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की और अपने नाम के जो है सिक्के चलवाए थे? तो देखिए मैंने अभी क्वेश्चंस करा दिया है, रिपीट हो गया है एक गलती से। तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिकंदर द्वितीय विश्व विजेता कहलाना चाहता था। विश्व विजेता जो है विश्व को जीतने की लालसा रखता था, नया धर्म चलाना चाहता था। उलेमा वर्ग ने इसका विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी ये व्यक्ति था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने जो है राजनीति को धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने दिया था? ध्यान रखिएगा, मतलब धर्म में जो है, राजनीति में जो है धर्म का प्रवेश नहीं होने दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको जो है धर्म में प्रवेश नहीं होने दिया। तो कोई जो है खलीफा आ जाए या कोई उलेमा वर्ग आ जाए और ये कहे कि नहीं राज्य धर्म के साथ चलाना चाहिए, धर्म के इस नियमों के विरुद्ध इस तरीके से चलाना चाहिए, तो उसको जो है प्रभावित नहीं होने दिया। वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने ना तो इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का सहारा लिया कि इस्लाम में जो क्या क्या लिखा है उसके आधार पे भी ही जो है राज्य चलाऊंगा, इसका जो है उसने बिल्कुल सहारा नहीं लिया। ना उसने उलेमा वर्ग से जो है किसी प्रकार की जो है सलाह ली। मैंने उलेमा वर्ग का नाम लिया, मतलब मैंने बताया था कि जो इस्लाम की व्याख्या करते हैं, इस्लाम धर्म की व्याख्या करते हैं, है ना, तो उससे जो है किसी तरीके से जो है सलाह नहीं। अक्सर जो है राजा जो है सुल्तान इन वर्ग से जो है सलाह लेते थे, खलीफाओं से सलाह लेते थे, है ना, और उलेमाओं से सलाह लेते थे कि राज्य में जो है नियमों कानून कैसे बनाना चाहिए। तो जो चूंकि जज है एक तरीके से, तो उससे सलाह, तो लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरीके का कुछ नहीं किया था, ना ही जो है खलीफा के नाम का सहारा लिया, है ना। वो एक तरीके से कह लीजिए कि निरंकुश राजतंत्र में बिलीव रखा था। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा जो है सुल्तान निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। निरंकुश कहने का मतलब है कि पूरी जो है सत्ता राजा के हाथ में होगी, सर्वोपरि राजा के हाथ में होगी, वही कानून बनाएगा, वही सब कुछ बताएगा, उसके ऊपर कोई भी नहीं, राजा के ऊपर कोई नहीं बैठेगा, ना उलेमा बैठेगा, ना खलीफा बैठेगा, ना इस्लाम धर्म के, वो जो चाहेगा वो कर सकता है। तो इसलिए निरंकुश राजतंत्र में बिलीव करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने बलबन के जातीय उच्चतावादी नीति का त्याग किया था? ध्यान रखिएगा, इसने जातीय उच्चतावादी नीति का त्याग किया था। और ये जातीय उच्चतावादी नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। ठीक है, 1 सेकेंड। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जातीय उच्चतावादी नीति का त्याग किया था। ध्यान रखिएगा, और जातीय उच्चतावादी नीति का मतलब है, बलबन जो हमेशा कहता था कि जब मैं किसी निम्न व्यक्ति को, निम्न वर्ग के व्यक्ति को, यहाँ निम्न वर्ग की बात हो रही है, तो जब मैं किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा ना मूड खराब हो जाता है,
मेरा बिल्कुल घृणा होने लगती है, इस तरीके से जो है वो था। मतलब जातीय उच्चता, उच्चवादित्व को जो है अमीर वर्ग के साथ उठता बैठता था। अगर किसी नीच व्यक्ति या गरीब जो है व्यक्तियों को अपने जो है सभा में बैठाता नहीं था, तो इसको जो है त्याग किया था इसने। सभी को जो है मतलब सीट दी थी, बैठा था, सबकी बातें सुनता था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए। किस सुल्तान ने जो है दीवाने ए रियासत जो है नामक नवीन विभाग की स्थापना की थी? दीवाने ए रियासत विभाग है एक व्यापारी वर्ग को नियंत्रण करने वाला विभाग, ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दीवाने ए रियासत जो है विभाग व्यापारी वर्ग को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था, ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ जो है फैक्ट्स देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी और इससे रिलेटेड। तो मुहतसिम कौन होता था? मुहतसिब जिसे कहते थे, ये होता था एक तरीके से एक अधिकारी होता था जो बाजार पर नियंत्रण रखता था। जीएसटी ऑफिसर समझ लीजिए आप तरीके से इसको, मुहतसिब है ना, मुंह से खोल तसिब ऐसा कुछ ज्ञात कर लीजिए। तो बाजारों पर नियंत्रण रखता था, नापतौल जो है नापतौल का अधिकारी होता था। ठीक है, ये बट्टे अट्टे चेक करता था, है ना। तो वरीद ए मालिक जो है कौन होता था? तो देखिए वरीद ए मालिक जो होता था ये एक गुप्त विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है, इस गुप्त विभाग का काम होता था कि राज्य में जो है टहलना घूमना और राज्य में किस तरीके की जो है चर्चाएं चल रही हैं वो राजा को बताता था। ठीक है, कोतवाल जो है शब्द का जो है प्रयोग क्यों होता था? तो देखिए कोतवाल होते थे ये किले और दुर्गों का सेना नायक होता था। ठीक है, ये आज के जो है पुलिस वाले होते हैं ना, तो एक जो है पुलिस वाले तरीके से समझ लीजिए। दीवान ए मुस्तकराज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चंस जो है याद रखिएगी नहीं तो भी चल जाएगा, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन दीवान ए मुस्तकराज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये राजस्व व्यवस्था से जो है भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने वाला जो होता था, जो है मतलब जहां भ्रष्टाचार दिखता था तो उसको पकड़ के राजा के सामने प्रेस करना होता था। ठीक है, और लूट को खत्म करना होता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने पहली बार बाजार नियंत्रण पर जो है प्रथा लागू करी थी? तो देखिए बाजार नियंत्रण पर कार्य किया था किस सुल्तान ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण के लिए कार्य किया था। इसका जो है बाजार नियंत्रण करने का जो है उद्देश्य था, एक उद्देश्य ये था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है एक सबसे बड़ी जो है स्थायी सेना रखी थी, अपने पास स्थायी रूप से सेना रखी थी, और उस स्थायी सेना को वो नगद वेतन देता था अपने राजस्व से। ठीक है, अपने जो है जगह से, अपने मतलब राजस्व से जो है नगद वेतन देता था। अब इतनी नगद वेतन के लिए जो है कहा जाता था, बर्नी ने ऐसा कहा था कि जो है इतनी जो है सेना के लिए रखने के लिए उसका राजस्व जो है अगर मान लीजिए किसी वजह से अकाल पड़ जाए, उस वेतन को देना पड़ जाए, तो उसका राजस्व जो है 6 महीने में जो है पूरा खत्म हो जाएगा, इतनी बड़ी उसके पास सेना थी। तो इसका जो है बर्नी ने जो है बाजार के अनुसार जो है बाजार नियंत्रण का जो उद्देश्य इसने इसलिए लगाया था कि राज जो कोष था उस पर किसी तरीके का जो है बोझ ना पड़े और उसके अलावा जो है सैनिकों की जो है आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। तो बाजार नियंत्रण से क्या होता था कि मान लीजिए किसी सैनिक की 1000 रुपये मान लीजिए उसकी सैलरी थी, तो अब जो है उसने सैलरी कर दी 800 रुपये। ठीक है, और 200 रुपये का कह दिया कि जाइए, जो है 200 रुपये का एक तरीके से कूपन हो गया। तो बाजार नियंत्रण, बाजार में जाइए आप, जो है आपको जो है चीज़ें सस्ती मिलेंगी, कम रेट में मिलेंगी। बाजार के जो है रेट को जो है कंट्रोल किया कि कोई भी जो है गेहूं का दाम नहीं बढ़ा सकता, तो अब उसे जो है सस्ते रूप मतलब सस्ते दाम में जो है बाजार से सामान मिल जाएगा। तो एक तरीके से जो है वो 200 रुपये की जो 200 रुपये जो है सैलरी के रूप में कम हुई, वो कहीं ना कहीं बाजार से उसको जो है एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो है शासक का जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है राजकोष में 200 रुपये और इकट्ठा हो गया। तो इस तरीके से जो है ये प्रणाली शुरू की गई, और ध्यान रखिएगा ये एक सफल प्रणाली में मानी जाती है। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है एक सफल प्रणाली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली या कह सकते हैं राशन व्यवस्था, आज के समय में जो बांटते हैं ना सरकार जो है राशन बांटती है उसी को कहते हैं ना सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो इसकी व्यवस्था की शुरुआत करी थी। तो देखिए इसने शुरुआत करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, युद्ध की स्थिति में क्या होता था, युद्ध की स्थिति बन जाती थी या अकाल की स्थिति बन जाती थी, तो ऐसी स्थिति में जो होता था मतलब राशन कम पड़ जाता था, राशन होता नहीं था, तो राज्य कोष में जो राशन होता था वो जो है लोगों की मदद करने के लिए बांटा जाता था। ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ये प्रणाली की शुरुआत करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने उपज का 50% जो है भूमि कर जिसे कहते थे खराज, ठीक है, खराज जो है निर्धारित किया था? तो देखिए इसने 50% जो है भूमि कर जो है निर्धारित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुस्लिम जो है शासक ने
भूमि की वास्तविक आय पर जो है राजस्व जो है निश्चित किया था। तो भूमि की वास्तविक आय पर जो है राजस्व निश्चित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसने जो है राजस्व जो वसूला था वो नगद और अनाज दोनों के रूप में ये राजस्व वसूलता था। ठीक है, बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व की उपज का 1/3 दर से अधिक नहीं किया था, लेकिन इसने जो है उससे ज़्यादा रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये याद रखिए, घड़ी कर या आवास कर जिसे कहते हैं और चराई कर, ये किसने लागू किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। इस सभी फैक्ट्स में जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाकी तो ये समझाने के लिए बताया गया है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने आवास कर, जो घड़ी कर और चराई कर, जो चारा चराते थे, चारा चराने के लिए मतलब एक तरीके से दुधारू पशुओं, जो दुधारू पशु रखते थे, गाय भैंस रखते थे, उनसे लिया जाता था, या जिनके पास एक जो है परमानेंट आवास था उनसे लिया जाता था। ठीक है, आवास कर। ठीक है, जैसे आज के समय में हाउस टैक्स लिया जाता है, तो हाउस टैक्स की जो है प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के समय से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा अपने क्षेत्र में खालसा भूमि जो है विकसित करी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा अपने क्षेत्र में जो है खालसा भूमि विकसित करी, ये थे अलाउद्दीन खिलजी। खालसा भूमि का मतलब है इस भूमि पर पूर्ण रूप से अधिकार जो होता था वो राज्य, मतलब एक तरीके से राज्य का प्रत्यक्ष अधिकार होता। ये भूमि जो है राज्य का प्रत्यक्ष जो है अधिकार होता था। राज्य के पास भी कुछ भूमि होती थी ना, तो उसी को बोलते थे खालसा भूमि। ठीक है, ये टोटल भूमिका का 40% होता था, ध्यान रखिएगा। इसके साथ एक और, ये क्या बन गया, याद रखिएगा, खालसा भूमि 40%, मैंने बताया राज्य का प्रबंधन, राज्य का प्रत्यक्ष प्रबंधन होता था। और एक जो और होता था जिसे कहते थे जागीर, याद रखिएगा, एक जागीर भूमि भी कहते थे अक्सर। ये मेरी जागीर है, तो ये मेरी जागीर का मतलब ये मेरी पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, सॉरी, तो ये मेरी जागीर है। तो ये टोटल भूमि का 60% होती थी, और ये खालसा होती थी 40%, ये राज्य की भूमि होती थी। तो सबसे ज़्यादा जो है राज्य की भूमि जो है डेवलप किया खालसा भूमि जिसे कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का जो है निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये कहाँ है? ये दिल्ली में है। ठीक है, ये दिल्ली में जो है अलाउद्दीन खिलजी है। ये दरवाजा है, ये जहाँ तक कुतुब मीनार के नज़दीक जो है बनाया गया है। ठीक है, ये एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इस तरीके के क्वेश्चंस बनाने में, और हम आपके लिए जो है क्वेश्चंस बनाते वक्त जो है बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स से क्वेश्चन छांट करके ढूंढ करके लाते हैं, ताकि आपको एग्जाम्स में किसी भी तरीके से जो है प्रॉब्लम ना हो, है ना। आपको जो है पूरी तरीके से जो है कई जो है बुक्स को छांट भागने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, आपका जो है आने वाला जो है एग्ज़ाम है यूपी में जो है पेट होने वाला है, पेट 2023, ध्यान रखिएगा 2023 का होने वाला। अभी आरओ और एआरओ की वैकेंसी आने वाली है यूपी में। अगर जो भी भरने के इच्छुक हैं, 2 महीने के बाद ये वैकेंसी आ जाएगी, उसके 2 महीने बाद एग्जाम होगा। उन सब के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, यूपी SSC का जो कोई भी एग्जाम होता है या रेलवे का कोई भी एग्जाम होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसके बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं, ये मेरी बिल्कुल गारंटी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। किस सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के जो है किस प्रथम शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? दिल्ली सल्तनत के जो है किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? ध्यान रखिएगा, अपने आप को ही खलीफा, किसी, सबने ज़्यादातर खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया था, लेकिन ये पगला था जिसने स्वयं को खलीफा ही घोषित किया था। तो ये पागल था मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, याद रखिएगा, मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक हो, इस तरीके से याद करिए, अरे मुबारक हो आप खलीफा बन गए, ऐसा है ना। तो देखिए, ये एक तरीके से समझ लो ये पागल था, किसी तरीके का कोई काम का राजा नहीं था। ऐसा समझिए क्या कि ये बिल्कुल काम का राजा नहीं था। बरनी के अनुसार मुबारक शाह खिलजी जो है कभी कभी नग्न अवस्था में जो है दरबार में चला आता था। ठीक है, उल जलूल हरकतें करता था, राजा बनने की कोई क्वालिटी नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है सत्ता आती है, इसके बाद जो बनती है, इसके बाद बनता है सत्ता आती है, तुगलक वंश की स्थापना होती है, जो कि टाइम पीरियड था 1320 से 1414 के बीच में। याद रखिएगा, सबसे जो है सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड में जो है इसने राज किया था। तो सब जो है सारे जो है वंशों में सबसे ज़्यादा जो है टाइम इसी ने जो है बिताया था। देखिए, कम से कम 100 वर्ष तक का टाइम पीरियड है, 1496। इस तरीके से जो है एक तरीके से देखा जाए तो इसके जो है
जो है सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इसी ने जो है ये वंश जो है राज किया गया था। ठीक है, तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक जो है इसके पहले जो है शासक थे। 1320 से 1325 इसका जो है शासन टाइम पीरियड था। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक या फिर जैसे गाजी मलिक कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति था। ध्यान रखिएगा, इसने अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक, या फिर हम इसे कह सकते हैं गाजी मलिक। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा, ये गाजी मलिक जो है उपाधि मिली थी। कैसे मिली थी? इसने जो है मतलब 29 अवसरों पर मंगोलों के विरुद्ध जो है युद्ध किया था। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा युद्ध जो है अलाउद्दीन खिलजी को झेलने को पड़े थे। तो अक्सर एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है युद्ध का सामना किस जो है शासक को करना पड़ा? तो अलाउद्दीन खिलजी को मंगोल युद्ध जो है बहुत झेलने पड़े थे और उनको बहुत खदेड़ा भी था। मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए कितना बड़ा, मंगोलों से हर शासक डरता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 29 अवसरों पर मंगोलों को भगाया था। ठीक है, भारत से बाहर खदेड़ा था, इसलिए उसे मलिक उल गाजी नाम से प्रसिद्ध था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई के लिए जो है नहरों का निर्माण कराया था? ध्यान रखिएगा, देखिए सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम डाक व्यवस्था जो है चालू करी थी? तो डाक व्यवस्था चालू करी थी गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, जब युद्ध में जाते थे इनके सैनिक, तो उनसे जो है सैनिकों से जो है कुछ डाक लिखवा लिए जाते थे, और वो चाहें तो अपने जो है एक सैनिक वापस आकर के जो है अपने राज्य में अपने उस परिवार को जो है डाक व्यवस्था देता था और राज्य के बारे मतलब अपने युद्ध के बारे में जानकारी देता था। तो ये डाक व्यवस्था थी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ये एक सूफी संत थे। ध्यान रखें, निजामुद्दीन औलिया या निजामुद्दीन औलिया, इनका जो है दरगाह है दिल्ली में। ध्यान रखें, इनकी जो है दरगाह दिल्ली में है। आपने गाना सुना होगा, या निजामुद्दीन औलिया सरकार, इस तरीके गाना सुना है ना, रॉक स्टार मूवी का, बहुत ही प्यारा गाना है। अगर आपने नहीं सुना है तो सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये दिल्ली के जो है ये एक सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया ने जो है किस तुगलक शासन के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, मतलब दिल्ली अभी इतनी आसानी से जीत नहीं पाओगे, इसलिए इनका जो है निजामुद्दीन औलिया से मनमुटाव रहा। ध्यान रखिएगा, मनमुटाव भी था इनसे, मतलब वो पसंद नहीं करते थे ये शासक। तो ये गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था दिल्ली अभी दूर है ना, और ये याद रखिएगा इनका मनमुटाव हमेशा इनसे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सत्ता आती है मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ में। ये सत्ता रहती है 1525 से 1551 के बीच में। ठीक है, ये याद रखिएगा। टाइम पीरियड जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल एक समझाने के लिए जो है ये रखा गया है। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा, विज्ञान, तर्कशास्त्र सभी में पारंगत हासिल कर रखा था? तो कह सकते हैं कि ये एक पढ़ा लिखा सुल्तान था, बहुत ही बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था, चीज़ों को समझता था। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक एक पढ़ा लिखा शासक था, बहुत ही उसका जो है दृष्टिकोण दूरदृष्टि वाला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया था? ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता आया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इब्न बतूता आया था, ये था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ये यात्री बन के आया था, अफ्रीकी यात्री था। तो ये सभी फैक्ट्स याद रखिएगा, ये एक अफ्रीकी यात्री था, उस यात्री का नाम था इब्न बतूता, और ये किसके शासन में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था। ठीक है, इससे जो है रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इब्न बतूता के अनुसार तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये याद रखिएगा, तुगलक साम्राज्य जो है कितने प्रांतों में बटा हुआ था? तो ये 23 साम्राज्य है ना, 23 प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कश्मीर और आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर सारा हिंदुस्तान जो है दिल्ली सल्तनत के कब्जे में था, नियंत्रण में था। समझ सकते हैं आप। तो कश्मीर और आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर के सारा हिंदुस्तान दिल्ली और सल्तनत के नियंत्रण में था। ठीक है, किस तुगलक शासक ने सांकेतिक मुद्रा जारी करी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सांकेतिक मुद्रा जारी करने वाला शासक का नाम था
मोहम्मद बिन तुगलक। जिन लोगों ने जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है आंसर लॉक किया है, ए लॉक किया आंसर, वो सभी सही है। ठीक है, तो देखिए सांकेतिक मुद्रा जारी करने का उद्देश्य क्या था? तो देखिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है अत्यधिक विशाल सेना को जो है रखने के लिए किया गया था। तो देखिए इसके पास भी, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के पास भी एक विशाल सेना थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पद्धति अपनाया था। लेकिन इसने क्या किया था? इसने एक सांकेतिक मुद्रा जारी कर दिया था। जैसे आज के तौर पे हमारे पास जो है 100 रुपए का नोट होता है, 500 रुपए के नोट होते हैं, 2000 रुपए के नोट होते हैं, लेकिन उस 2000 का नोट जो होता है वो कागज का होता है, लेकिन उस कागज की वैल्यू 2000 के बराबर तो नहीं होती, तो वो सांकेतिक होती कि इसकी वैल्यू जो है 2000 के बराबर है संकेत के तौर पे। कहीं पे भी आप चले जाएंगे ये नोट है 2000 का ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसको जो है सोने की तरह हो कि आज जो है 35 का रेट लगेगा, कल 40 का, आज जो है 28 का, इस तरीके से नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके की मुद्रा जारी करी थी। तो सांकेतिक मुद्रा में जो है चांदी के टंके के स्थान पे आमतौर पे जो है चांदी के टंके बनते थे। तो अब जब सांकेतिक मुद्रा जारी करनी है तो उसको कम रेट वाली जारी करनी पड़ेगी, जिसकी जो है वैल्यू जो है हम बताएं कि ये भले ही कागज का है लेकिन 2000 का है। ठीक है, तो इस तरीके से कांसे के टंके जारी किए थे। ये मिश्र धातु होती थी और कांसे के टंके जारी किए थे, जिसका मूल्य जो है चांदी के बराबर था। ध्यान रखिएगा, चांदी के सिक्कों के बराबर इनका मूल्य रखा गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है योजना थी, ये एक असफल योजना थी, असफल योजना थी, और बहुत ज़्यादा इसको घाटा भी हुआ था इस योजना से। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेके गया था? अभी तक जो है राजधानी दिल्ली थी, तो अब जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली राजधानी परिवर्तित कर दिया था, और ये राजधानी थी दौलताबाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दौलताबाद जो है इससे जो है राजधानी थी, दिल्ली से राजधानी रखा था दौलताबाद। दौलताबाद का नाम था पूर्व में देवगिरी। तो कई बार जो है ये ऑप्शंस लिखा होता है देवगिरी, और बहुत सारे बच्चों को जो है दौलताबाद याद रहता है, देवगिरी याद नहीं रहता है, या पढ़ा ही नहीं होता उन्होंने। फैक्ट्स जो है पूरे तो बताते नहीं है किताब वाले। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, देवगिरी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। क्यों लेके गया था? तो देखिए ये जो है, जो उसने सत्ता चुकी, उसने कश्मीर और आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़ करके पूरी जो है केंद्र उसके हाथ, मतलब पूरी सत्ता जो है पूरा हिंदुस्तान उसके हाथ में था। तो देवगिरी को उसको राजधानी बनाने का उद्देश्य था कि उसकी जो है सत्ता थी जो है केंद्र में थी देवगिरी। ठीक है, और यह सभी दिशाओं में जो है समान दूरी पे था, उसको सेना भेजना आसान था, इस तरीके से जो है चीज़ें थी, इसलिए जो है उसको बनाया था। और देवगिरी जो है, दौलताबाद जो था वो मुस्लिम सांस्कृतिक केंद्र भी था। ठीक है, इसको जो है देवगिरी को जो है कुबतुल जो है इस्लाम भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, कुबतुल इस्लाम जो है किसको कहा जाता था? तो देवगिरी को कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खुरासान जो है अभियान का संबंध जो है किस तुगलक शासक से है? ध्यान रखिएगा, खुरासान अभियान का संबंध किस तुगलक शासक से है? तो ये है तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है। आप जो है इतने क्वेश्चंस जो है 100 से अधिक हैं क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको किसी भी एक बुक्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक बुक में नहीं मिलेंगे, और सभी एग्जाम्स में पूछे गए और जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देख रहे हैं अभी आप, तो आपके लिए बहुत आगे और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, और पेपर से पहले इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा। बार बार क्वेश्चंस देखने से चीज़ें याद हो जाती हैं। जिस तरीके से जब मैं बोल के बोलूँगा, सुनाऊँगा आपको चीज़ें याद, तो आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोआब कर में वृद्धि जो है किस तुगलक जो है वंश के शासक ने की थी? तो देखिए दोआब कर होता क्या है? तो दो नदियाँ होती हैं, ध्यान रखिएगा, दो नदियाँ हैं। ठीक है, तो दो नदियों के बीच में मान लीजिए जैसे ये नदी जा रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है, ये पूरा नदी का पानी है, और उसके बाद ये एक और नदी है मान लीजिए। ठीक है, तो ये अपनी अपनी तरीके से बह रही हैं। ठीक, तो ये जो क्षेत्र होता है, तो ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, और ये क्षेत्र जो होता है ये उपजाऊ क्षेत्र होता है। आप जो है पंजाब में देखिए 5 नदियाँ बहती हैं, और पंजाब में जो है 5 नदियों के बीचों में जो है दोआब पाया जाता है। ठीक है, आप देखिए, तो वो 5 नदियों के बीच में दोआब पाया जाता है, वो एक उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो इसी जो है क्षेत्र में जो है कर वृद्धि कर दिया था। तो ये किसने किया था? तो याद रखिएगा, दोआब कर में वृद्धि करने वाला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवान ए कोही जो है विभाग, जो कि एक कृषि विभाग था, इसकी स्थापना की थी तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसकी स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस्र
और जकात कर को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा, उस्र और जकात कर को छोड़ करके किस शासक ने सभी कर जो है समाप्त कर दिए थे। जितने कर भी लगे थे, जकात हो गए, मतलब उस्र और जकात को छोड़ करके खराज कर हो गया, जजिया कर हो गया, है ना, एक खुम्स कर हो गया, तो ये सभी टाइप के जो है करों को जो है समाप्त कर दिया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सभी करों को समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो हिंदुओं के जो है त्योहारों में हिस्सा लेता था? ध्यान रखिएगा, हिंदुओं के त्योहारों में जो है हिस्सा लेता था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है हिंदुओं के जो है त्यौहार जो था, आमतौर पे होली का जिक्र होता है, तो होली जो है किसने जो है होली त्यौहार में जो है हिस्सा लिया था? तो जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है होली में जो है हिस्सा लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बदायूं ने जो है किस सुल्तान के लिए कहा था? याद रखिएगा, ये किस सुल्तान या किस जो है ने कहा था? तो बदायूं ने जो है किस सुल्तान के लिए कहा था? सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो शासक हुआ वो फिरोज शाह तुगलक हुआ, और इसका जो टाइम पीरियड है 1351 से 1388 ईस्वी के बीच का टाइम पीरियड है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किस तुगलक शासक ने कर्म प्रणाली को, कर्म नहीं है यहाँ पे, कर प्रणाली है, ठीक है, कर प्रणाली को धार्मिक और मजहबी स्वरूप प्रदान किया? तो मतलब धर्म के अनुसार जो है, कहने का मतलब है कि कौन सा तुगलक शासक था जो धर्म और मजहब के अनुसार जो है कर लेता था। इस्लाम धर्म में जो है करों के बारे में जिक्र है कि किसको जो है जकात कर लेना है, किससे जजिया कर लेना है, किससे खुम्स कर लेना है, किससे जो है उस्र कर लेना है। इस तरीके जो है कई जो है मतलब करों की जानकारी मिलती है। तो इस जो है शासक ने जो है इसी को जो है मजहबी रूप प्रदान किया था। तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने जो है धार्मिक रूप से कर लेना प्रदान किया शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिल्ली का वह सुल्तान जिसने प्रचलित करों को जो है समाप्त कर दिया था और इस्लामी शरीयत, मैंने अभी बताया था कि इस्लाम के अनुसार जो है कर ले रहा था, धार्मिक रूप से कर ले रहा था, इस्लामिक जो है शरीयत कानून द्वारा अनुमति प्राप्त सिर्फ केवल 4 करों को लागू किया। तो वो चारों करों को मैं अभी आपको बताऊंगा। तो वो 4 करों को केवल लागू किया था, ये था फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखिएगा, किसने जो है 4 कर केवल लागू किए, सारे कर समाप्त किए। ठीक है, तो ये था फिरोज शाह तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 कौन से थे? खराज, जकात, जजिया, खुम्स। ये इन 4 करों को केवल लागू किया। तो खराज कर जो था वो गैर मुसलमान पर भूमि कर होता था। तो जो गैर मुसलमान होते थे, जैसे ब्राह्मण वर्ग हो गया, हिंदू वर्ग हो गया, हिंदू और ब्राह्मण एक ही हैं, ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण से जो है कर छोड़ दिया जाता था, वो सभी वर्ग से लेता था, है ना। तो ये जो है गैर मुसलमान से लेने वाला कर होता था। जकात जो होता था वो मुसलमान पर लगाया गया एक तरीके से धार्मिक कर होता था, और जजिया जो कर होता था वो गैर मुसलमान पर लगाया जाने वाला एक धार्मिक कर होता था। और खुम्स होता था वो है लूट द्वारा धन प्राप्त होता था। ध्यान रखिएगा, जो जब सेना युद्ध पे जाती थी तो कुछ धन लूटती थी, हैं, चीज़ें लूट लेती थी, तो वो धन जो है हिस्सा, धन का जो है केवल हिस्सा होता था, वो आमतौर पे बहुत सारे राजाओं ने जो है खुम्स जो है कर नहीं लेते थे, उस पर अधिकार उसके सैनिकों का होता था, या कुछ हिस्सा सैनिकों को देते थे और कुछ हिस्सा अपने हिस्से में लेते थे, पर ये जो है पूरी तरीके से ले लेता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जो है लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। जैसे जो है सब जगह होता है ना, PWD है जो डेवलपमेंट करता है ना, तो इस तरीके के जो है विभाग की स्थापना करी थी। तो ये था फिरोज शाह तुगलक ने जो है PWD एक तरीके से लोक निर्माण विभाग की स्थापना करी थी। ठीक है, तो इस विभाग का विभाग ने क्या किया था? तो इस विभाग ने करीब करीब 300 नवीन नगरों को स्थापना करी थी, छोटे और बड़े जो है नगर बने थे, ठीक है, उसकी स्थापना की थी, जिसके जो है प्रमुख जो हैं ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ जो हैं, ठीक है, शिकोहाबाद, हिसार, ये सब जो है इसके प्रमुख जो है नगर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसको पूरे भारत में नहर प्रणाली के लिए जाना जाता है, नहर प्रणाली के निर्माण के लिए जाना जाता है, तो ये था फिरोज शाह तुगलक। इसने जितने भी कार्य किए हैं, मतलब फिरोज शाह तुगलक जो है एक तरीके से जो है दिल्ली सल्तनत का, लिख देता हूं मैं, तो दिल्ली सल्तनत का जो है अकबर कहते थे। ध्यान रखिएगा,
ये ज़्यादातर जो है बड़ा उदार था व्यक्ति और लोगों के लिए ही कार्य करता था। ये इसका कार्य था, लोगों के लिए ही कार्य करता था, लोगों के लिए जितनी भी योजनाएं बनाता लोगों के लिए कार्य करता था, योजनाएं बनाता था। ठीक है, इसने जो है साम्राज्य विस्तार नहीं किया था, ध्यान रखिएगा, इसने जो है साम्राज्य विस्तार का कोई काम नहीं किया था। मतलब एक तरीके से छोटे मोटे जो है युद्ध तो हो जाते थे आमतौर पे, जब कोई आपकी सीमा में आएगा तो युद्ध हो गए, लेकिन साम्राज्य विस्तार का इसका कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। एक उदार व्यक्ति था। हक ए सर्व नामक जो है सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम जो है सुल्तान कौन था? तो ये था फिरोज शाह जो है तुगलक, जो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हक ए सर्व जो है नामक कर लगाया जाता था, जो कि एक सिंचाई कर होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी याद रखना है, हक ए सर्व और सिंचाई कर। ठीक है, किसने लगाया था? फिरोज शाह। ये सभी फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने साम्राज्य विस्तार के लिए कोई भी सैनिक जो है अभियान नहीं किया? मैंने अभी बताया, तो साम्राज्य विस्तार के लिए उसने कोई भी अभियान नहीं किया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक था। उदारवादी दृष्टिकोण था, दिल्ली सल्तनत का एक तरीके से कह लीजिए अकबर कहा जाता था, और जो है इसने कोई साम्राज्य विस्तार नहीं किया था अपना। ठीक, पहले सल्तनत कालीन शासक जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार किया कि राज्य में कितनी जो है आमदनी है ना, एक तरीके से जो है नेशनल इनकम जो है पॉलिसी अपनाई। ठीक है, तो ये फिरोज शाह जो है तुगलक था जिसने राज्य की आमदनी तैयार किया था। ठीक, जिन लोगों ने ए लॉक किया सभी सही हैं। दीवान एक खैरात, खैरात का मतलब है भिखारियों को जो है भिखारियों के लिए जो है एक विभाग बनाया था, तो ये था फिरोज शाह तुगलक ने जो है भिखारियों के लिए दान जो है प्राप्त करना चाहते हैं, दान दक्षिणा वाले जो लोग होते थे, भिखारी होते थे, भिक्षुक होते थे, उनके लिए जो है खैरात नहीं कहते, नहीं खैरात बांट रहा हूँ, तो ये विभाग फिरोज शाह तुगलक का था, ध्यान रखिएगा, उसने जो है इन लोगों के लिए बनवाया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का जो है कौन सा सुल्तान जिसने अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर के आया था? ध्यान रखिएगा, अशोक के जो स्तंभ थे उनको दिल्ली लेकर के आया था, तो ये था फिरोज शाह तुगलक। टोपरा जो है और मेरठ स्तंभ, ध्यान रखिएगा, ये दोनों नाम याद रखना, टोपरा का स्तंभ और मेरठ का स्तंभ, इसको जो है ये दिल्ली लेकर के आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सत्ता आती है सैयद वंश के पास। अगला वंश आता है सैयद वंश, जो 1414 टाइम पीरियड से 1451 टाइम पीरियड था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी जो है वंश जो है मतलब सत्ता जो है सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड रही है, वो सत्ता रही है तुगलक वंश के बाद, उसके बाद गुलाम वंश के बाद थी। सबसे कम समय रहा है लोधी टाइम के बाद, लोधी वंश के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो देखिए, सैयद वंश की स्थापना की थी वो था खिज्र खां। याद रखिएगा, अक्सर जो है बहलोल, लोधी और इस टाइप के आंसर लगा देते हैं, इसका सही आंसर है खिज्र खां ने जो है सैयद वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश का अंतिम जो है शासक कौन सा था? तो अंतिम शासक का नाम था सैयद वंश का, ये शासक था, एक सेकेंड, ये शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। ध्यान रखिएगा, ये अलाउद्दीन आलम शाह इसका सैयद वंश का आखिरी शासक था, और इसको जो है बहलोल लोधी ने इसे गद्दी से हटाया था। तो ध्यान रखिएगा, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी ने जो है गलत, ठीक है, बहलोल लोधी ने जो है इसको सत्ता से अपदस्थ कर दिया था, हटा दिया था, और बहलोल लोधी ने फिर जो है लोधी वंश की स्थापना की दी थी। लोधी वंश की स्थापना जो है 1451 से 1556 ईस्वी के बीच में थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आखिरी जो है दिल्ली सल्तनत का जो है सत्ता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो मैंने अभी बताया, तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सल्तनत जो है शासकों में से कौन जो है अफगान मूल के थे? तो ध्यान रखिएगा, ये लोधी वंश के जो शासक थे वो अफगान मूल के थे। सभी तुर्की थे, लेकिन ये जो थे ये अफगान मूल से संबंध रखते थे। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब जो है गलत करके आ जाते हैं बच्चे, इसलिए ध्यान रखिएगा। मैं बार बार जो है कोट भी कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ों को जो है गौर से ध्यान रखिएगा चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब बच्चों को पता होगा, सिकंदर लोधी ने जो है आगरा नगर की स्थापना करी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने जो है आगरा में बादलगढ़ के किले का निर्माण करवाया था? तो देखिए, बादलगढ़ के किले का निर्माण कराया था, ये था सिकंदर लोधी। सही आंसर है इसका सी नंबर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने जो है गज ए सिकंदरी नामक जो है पैमाना विकसित किया था? ये एक 30 इंच का पैमाना था, जिस तरीके इंची टेप एक तरीके से कह लीजिए, उस इंची टेप का नाम था गज ए सिकंदरी,
जो कि 30 इंच का होता था। ठीक है, तो ये 30 इंच का जो है पैमाना था, तो ये था सिकंदर लोदी। ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक के आदेश से आयुर्वेदिक जो है ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी जो है फरहंगे जो है सिकंदरी जो है नामक जो है फारसी अनुवाद किया था? तो इसने जो है एक आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की थी जिसको कहते थे फरहंगे सिकंदरी। ये एक फारसी अनुवाद में जो है किया गया जो है ग्रंथ था। तो ये सिकंदर लोदी ने जो है इसका अनुवाद करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शासक था जो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था? ये कविताएं जो थी फारसी कविताएं थी, फारसी भाषा में लिखी गई थी। तो गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था? एक क्वेश्चन आता है, गुलरुखी नाम की जो है कविताएं किस भाषा में लिखी गई थी? तो फारसी भाषा में लिखी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस और छोटे छोटे फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सिकंदर लोदी इसका सही आंसर है। गुलरुखी नाम से ये कविताएं लिखा गया था। ठीक है, चलिए पानीपत का जो है प्रथम युद्ध जो कि लोदी वंश का आखिरी टाइम पीरियड था, तो 1526 जो है बाबर ने जो है किसको हराया था? तो ध्यान रखिएगा, बाबर ने जो है सिकंदर लोदी को हराया था। इस हार के बाद जो है लोदी वंश का पतन हो गया और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया था। ध्यान रखिएगा, पानीपत का युद्ध बाबर और सिकंदर लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर जो है विजयी हुआ था और विजयी होते ही जो है लोदी वंश जो है यहाँ पे मुगलों का टाइम पीरियड आ गया, मुगल वंश की स्थापना हो गई, दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, मुगल वंश शुरू हो गया यहाँ से। ठीक है, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दिल्ली सल्तनत से संबंधित वो सभी मैंने आज करा दिए। इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चंस जो है किताब में ढूंढने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप सभी फैक्ट्स और क्वेश्चंस को देख लीजिए, तो 150 के करीब क्वेश्चंस कराए हैं मैंने आज, और सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चंस जो है पूछा जाएगा और पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक जो है क्वेश्चंस को पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक इसको तैयार करिएगा। खुद के नोट्स भी बना सकते हैं अगर आपको नोट्स बनाना पसंद है तो। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है वो भी वीडियो का लाभ ले सकें। आज जो है वीडियो का जो है टारगेट है वो है 100 लाइक्स का। मेहनत के लिए जो है 100 लाइक्स का है। इस लाइक से जो है हम मोटिवेटेड होते हैं और हम आपको लिए डेली जो है क्वेश्चंस पेपर लेकर के आते हैं जो आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।